नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं जहां मेरठ पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जहां आपको बता दें, पुलिस ने मवाना क्षेत्र में एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। द ड्रीम जिम के पास छिपाए गए हथियारों के जखीरे से पुलिस ने पिस्टल, 6 तमंचे, 37 जिंदा कारतूस और 5 खोखा कारतूस बरामद किया है। आरोपी सस्ते दाम पर हथियार खरीद करके महंगे में बेचता था। यह कार्रवाई हाल ही में लोहिया नगर में बेडरूम के अंदर चल रही अवैध पिस्टल फैक्ट्री के खुलासे के बाद दूसरी बड़ी सफलता है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। नोएडा के सेक्टर 44 स्थित छलेरा गांव में दो पक्षों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर के लाठी डंडे चलने लगे। वहीं आपको बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता नजर आया, जिसमें लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने में जुटती नजर आई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 39 पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। शातिर और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि व्यवस्थाएं जो हैं शांतिपूर्वक बनाई रखी जाएगी, निगरानी बढ़ा दी गई है। तो पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, छलेरा गांव में दो पक्ष आपस में भिड़ते नजर आए। विवाद में जम करके लाठी डंडे भी चले हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। और चलिए यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही सत्र में। मान्यवर, ये मत संख्या 2 जी। मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण विदिन ब्रैकेट संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन 2026 विदिन ब्रैकेट को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 3 मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विदिन ब्रैकेट संशोधन अध्यादेश 2026 विदिन ब्रैकेट उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 4 माननीय मुख्यमंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूं। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 6। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन विदिन ब्रैकेट संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन 2026 सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 7। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विदिन ब्रैकेट अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 2026 विदिन ब्रैकेट को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 8। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग 4 की अधिसूचना संख्या 625/52-4/2025-40 विदिन ब्रैकेट 4 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 9 प्रमुख सचिव विधानसभा। विधेयक 2026 जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2026 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 20 फरवरी 2026 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 16 फरवरी 2026 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 18 फरवरी 2026 की बैठक में पारित किया, जिस पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी 2026 को प्राप्त हो गई और वह सन 2026 का उत्तर प्रदेश का 13वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2026
जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 16 फरवरी 2026 के उपवेशन में पारित किया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपने दिनांक 18 फरवरी 2026 की बैठक में पारित किया। इस पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी 2026 को प्राप्त हो गई और वह सन 2026 का उत्तर प्रदेश का 14वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2026, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी 2026 के उपवेशन में पारित किया था, विधान परिषद ने अपनी 18 फरवरी 2026 की बैठक में पारित किया था। इस पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी 2026 को प्राप्त हो गई और वह सन 26 का उत्तर प्रदेश का 15वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 17 फरवरी 2026 के उपवेशन में पारित किया था तथा विधान परिषद ने अपनी दिनांक 18 फरवरी 2026 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी 2026 को प्राप्त हो गई और वह सन 2026 का उत्तर प्रदेश का 16वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2026, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी 2026 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 20 फरवरी 2020 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी 2020 को प्राप्त हो गई। वह सन 2026 का उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन सन विधेयक 2026, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 19 फरवरी 2026 के उपवेशन में पारित किया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 20 फरवरी 2026 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी 2026 प्राप्त हो गई। वह सन 2026 का उत्तर प्रदेश का 18वां अधिनियम बन गया। मूल संख्या 11 पूछनीय है, 12 बची है। मूल संख्या 13, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 अप्रैल 2026 की बैठक में विधानसभा के दिनांक 30 अप्रैल 2026 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है। दिनांक 30 अप्रैल 2026 को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नारी सशक्तिकरण के संबंध में नियम 103 के अंतर्गत प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर 5 घंटे की अनवरत चर्चा। दिनांक 30 अप्रैल 2026 इनका तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत है। 30 गुरुवार औपचारिक यथादेशों, अभिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाए। विधेयकों का पुनर्स्थापन यदि कोई हो। महिला सशक्तिकरण पर अनवरत चर्चा। 14 माननीय मंत्री जी की मत संख्या 15। माननीय मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ये सदन जी कार्य मंत्रणा समिति जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है। प्रश्न यह है कि जो कार्य मंत्रणा की सिफारिशें जो सदन में प्रस्तुत करी है, जिसका माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, तब प्रस्ताव से कुछ तो हो गया। आपकी बात आ गई। क्या कह रहे मोना, आपने क्या कहा? मैंने मोना जी को मोना जी को आप लोग जानबूझ के जब बैठक हुई थी तो उसमें हमने अनुरोध किया था। क्या किया था? विपक्ष ने कि अनुरोध किया था क्या? कि इसकी समय अवधि बढ़ा दी जाए जी। एक विशेष सत्र है, हम सब आभारी हैं। चलिए 5 घंटे क्या, थोड़ा बढ़ा दूंगा। चलिए बैठिए, बढ़ा दे, थोड़ा मैं बढ़ा। आपकी बात मान ली ना, फिर बैठिए कम ना। से कम सभी महिला सदस्य जाए। अरे सभी महिला सदस्य नहीं बोल पाएंगी, लेकिन आपने कहा तो जरूर 5-10 मिनट बढ़ाऊंगा। बैठे प्लीज। सदस्य हैं जो महिला सशक्तिकरण पे बोलना। मैं कुछ बढ़ाऊंगा, बोल तो दिया, बढ़ाऊंगा। बैठिए, मैंने कहा कि कुछ न कुछ बढ़ाऊंगा जरूर जी। आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नियम 103 जी करा रहे हैं। ये अपने नियमावली के नियम 103 के अंतर्गत, जिसमें 104 में है प्रस्ताव की सूचना, 5 है ग्राह्यता का। तो जो विषय यहाँ रखा जा रहा है उसका है, इसमें देखिए 2, उसमें तर्क, अनुमानात्मक, लांछन या हानिकारक कथन ना हो। दूसरा सबसे 11वां इसका जो ग्राह्यता का बनाया गया है आधार, वो इस विषय से संबंधित ना हो जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय ना हो, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक हमारे अधिकार का नहीं, ये पार्लियामेंट के अधिकार का है। इसलिए इस नियमों के अंतर्गत
इस पर बहस नहीं कराई जानी चाहिए, चर्चा मतदान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस पर ये लिखा उस विषय से संबंधित न हो जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय न हो। आप 11वां पढ़ लें। तो ये जो आप चर्चा कराने जा रहे हैं ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, केंद्र सरकार का विषय है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है। एक सेकंड मेरे को गुड़िया मुझे बताने दो ना जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने इम्पोर्टेंट मसले पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जो इस सम्मानित सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं माननीय, उन्होंने ये कहा कि महिला सशक्तिकरण, मेरा प्रस्ताव यह है माननीय कि हम महिला सशक्तिकरण पर बात कर रहे हैं और आपने पता नहीं कहां से इस विषय को ले आया माननीय। केंद्र सरकार का विषय हम आरक्षण की मैंने अभी बात भी नहीं करी, न तो हमारे प्रस्ताव में भी नहीं है मान्यवर कहीं। हमने केवल वीमेन महिला, आप देख लें मान्यवर, ठीक है, मुझे आप देख लें, मेरा सबमिशन ये है मान्यवर, महिला सशक्तिकरण ये पूरे देश के लिए और आधी आबादी के लिए है और उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के लिए हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, केवल उनके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। इसमें आरक्षण की तो कोई बात ही नहीं है माननीय। हमने उसका रेफरेंस देना एक बात है, लेकिन आरक्षण के ऊपर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हम तो वीमेन एम्पावरमेंट एज ए होल करने जा रहे हैं माननीय। इसलिए मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से नियम 103 के अंतर्गत आता है माननीय, और आपको ये अधिकार है माननीय उसके ऊपर चर्चा कराने की अनुमति दे माननीय। मैं व्यवस्था एक मिनट मेरा सुन लेता हूं। व्यवस्था दे। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग नारी सशक्तिकरण के विरोध में नहीं है, हम न नारी आरक्षण के विरोध में, हम नारी आरक्षण के समर्थन में है मानव। लेकिन इसमें जो आपने लिखा है, ये लिखा है, ये अतः संविधान की मंशा के अनुरूप उन्हें इच्छित स्थान प्राप्त कराने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 एनडीए की सरकार ने पारित कराया, परंतु महिलाओं को अधिकार देने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। एक तरह से तो निंदात्मक हो गया। कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? कहाँ बाधा उत्पन्न की जा रही है बताइए तो। इन बाधाओं को चिन्हित कर उनका निराकरण एवं महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु नारी सशक्तिकरण विषय पर 5 घंटे महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त करने। कहाँ अपेक्षित है? पार्लियामेंट से होगा। आपका विषय कहाँ है? आपका विषय कहाँ है? मैं इसमें अध्यक्ष जी, इस बहस का मैं समझता हूँ कि कोई मतलब नहीं है। अपनी व्यवस्था दे। सदन का सिर्फ समय खराब करना है माननीय। समय खराब नहीं, मेरा सबमिशन यह है माननीय कि मेरा प्रस्ताव रखा, क्योंकि ये विषय आया उसका निस्तारण करना जरूरी है। ये माननीय उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 103 के अंतर्गत अध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। चलिए अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां शाहजहांपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 2 युवक बाइक से शाहजहांपुर गए थे। वापस लौटते समय कांट शाहजहांपुर रोड पर उनकी बाइक की टक्कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कौशल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए सरकारी भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को जिम्मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चाचा ये बताइए कि जो उससे खत्म हुए हैं कई लोग? 2 लोग। कौन कौन है? एक विश्वदीप नाम, एक विकास। तो अच्छा, तो ये कहाँ जा रहे थे? ये आ रहे घर जा रहे घर जा रहे बाइक से थे? ये काहे से हो गया? जी काहे से हो गया? ट्राली से। अच्छा, ट्राली से हो गया। ये आ रहे ट्राली वाले ने बाइक करी पीछे। ट्राली वाले ने बाइक करी? हाँ। ट्राली भरी हुई थी क्या? पकड़ गई ट्राली? हाँ। चालक भाग गई, हम तो बाद में आएगा। चालक भाग को ट्राली थी। अच्छा, तो ये शादी किसी की नई शादी हुई थी क्या? या बहू बैठी उस लड़की का शादी हुई। कितना समय हो गया था? 6 महीने।
23 नवंबर में 18 नवंबर को हुई। 18 नवंबर 6 महीने हुए। और चलिए एक बार फिर लिए चलते हैं यूपी विधानसभा सत्र में, जहां केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। होने वाले लोकसभा के चुनाव के साथ होने वाले विधानसभाओं के चुनाव में 33% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान था। उस संशोधन का समर्थन न करके समाजवादी पार्टी पर मैं सवाल उठाऊंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा विपक्ष में यहां कांग्रेस नहीं है। माननीय सभापति, समाजवादी पार्टी ने तमिलनाडु की जो डीएमके पार्टी, जो सदैव चाहे वो यूपी के लोग हों, चाहे वो बिहार के लोग हों, चाहे उत्तर भारत के लोग, चाहे हिंदी बोलने वाले लोग, उनको निरंतर गाली देने का काम करते थे, लगातार विरोध करने का काम करते थे। कांग्रेस के साथ डीएमके के समर्थन में, टीएमसी के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, उसके विरोध में मत माननीय सभापति, जिसके कारण से जो अधिकार आधी आबादी को, प्रदेश की आधी आबादी को मिल जाना था 2029 से बाधा डालने का अगर कोई दोषी है वो सपा है, कांग्रेस है, डीएमके है, और उनका साथ दिया जिनका साथ नहीं देना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों से प्यार है तो समाजवादी पार्टी को बिल का समर्थन करना चाहिए था, डीएमके का साथ नहीं देना चाहिए था, लेकिन उनका साथ देने का काम किया है। और जो महिलाओं को अधिकार देने को लेकर के माननीय सभापति, विशेष तौर से मैं आपके सामने अगर चर्चा करूं तो 2013 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनाए गए, तो उस समय उन्होंने एक नारा दे दिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। उस नारे को साकार करने के लिए 2013 के बाद जब 2014 में उत्तर प्रदेश का और देश की जनता का आशीर्वाद मिला और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की देश में सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद बेटियों को जब आगे बढ़ाने के एक से बढ़कर एक कदम उठाए गए, तो उन कदमों को उठाए जाने के बाद स्थिति है कि आज सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपना झंडा देश का बुलंद करने का काम कर रही है, समाज का झंडा बुलंद करने का काम कर रही है। तो उसी के क्रम में माननीय सभापति जी, जो माननीय ये समाजवादी पार्टी के लोगों के बारे में मैं सदा कहता हूं कि ये महिला विरोधी है, ये आजादी के दुश्मन है। और उसके क्रम में मैं अगर उल्लेख करूं तो इसी उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय सभापति जी, एक बहुत ही विभत्स राजनीति के इतिहास में हिंदुस्तान का सबसे जो घिनौना हो सकता है कृत्य, वह कृत्य समाजवादी पार्टी ने 2 जून 1995 को स्टेट गेस्ट हाउस में करने का काम किया था। वो थी बहन मायावती। इतना इनका चरित्र क्या है, मैं 1995 से इनके इतिहास को भी मैं खंगालने की कोशिश कर रहा हूं। वर्तमान में मैं आने के पहले कि जब इनकी सरकार थी तो महिलाओं पर अत्याचार एक सामान्य बात थी। इनके नेताओं के बयान उस समय के अगर आप देखें तो उस समय के जो बयान होते थे कि हाँ लड़कों से गलती हो जाती है, महिलाओं के प्रति सम्मान है कि महिलाओं का अपमान। 2007 के इनके शासन काल में के दौरान दलित महिलाओं के साथ जो बलात्कार के मामलों को दर्ज करने बहुत बड़े पैमाने पर माननीय सभापति जी आनाकानी की गई, उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। और सत्ता द्वारा एक विशेष समुदाय तुष्टीकरण के लिए, जातिवाद के लिए, वोट बैंक के लिए उनको संरक्षण देने का काम किया गया। 2010 में माननीय सभापति जी, सावित्री देवी हत्याकांड कौन भूल सकता है। महाराजगंज के समाजवादी पार्टी के उस समय के विधायक श्रीपत आजाद पर एक आपको केरोसिन डालकर के जिंदा जला देने का ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड। पीड़िता की अस्पताल में मौत हो गई। पीड़ित बेटे के अनुसार विवाद के बाद विधायक ने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। पकड़ने का भी जोखिम उठाने का काम उस समय उसकी सरकार ने नहीं किया।
चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां यूपी के कई जिलों में आंधी और बारिश से तबाही हुई है। आंधी बारिश की वजह से 18 लोगों की मौत हुई है। सुल्तानपुर में 7, अमेठी और अयोध्या में 3 मौतें हुई हैं। लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, सीतापुर में ओले गिरे हैं। अमेठी में आंधी तूफान से 2 लोगों की मौत हुई है। बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए हैं। पेड़ गिरने से दीवार ढही है, बुजुर्ग की मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ले लिया और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंधी तूफान और गरज चमक के संग जो है बारिश हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जिससे कि प्रदेश में तबाही मच गई है। यहां आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से 13 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा सुल्तानपुर में 7 मौतें हुई हैं, जबकि अयोध्या, अमेठी में 2 मौतों की बात सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि अमेठी में आंधी तूफान और बारिश ने जमकर के तबाही मचाई है। तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। देखिए हमारे पास ये आया है, सिर्फ एक अभी तक आया है, फीमेल है, अनीता नाम की है, 40 साल की है। और इनके गले के पास में और सीने के पास में थोड़ा सा पीछे थोड़ा जला हुआ है, जो कि हमारी भाषा में कहा जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी डिग्री बर्न है ये। और थोड़ा सा बाकी 2 पेशेंट कहाँ हैं ये हमारे पास नहीं आए हैं, शायद ये CSC या PSC गए होंगे अभी नियर बाई। और अभी इनका इलाज चल रहा है हमारे पास में, स्थिति ठीक है इनकी। अभी बस वो दर्द की शिकायत हो रही है हमसे, और कोई समस्या भी नहीं है इनकी। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आदित्य तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि बारिश की वजह से काफी नुकसान होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से बात की जाए तो अमेठी में कहर बनकर जो है बारिश ये आई है और लोगों के लिए काल के बाल समा गए हैं। 2 लोगों की जहां मौत है, वहीं 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों का इलाज जो है वो निश्चित रूप से अस्पतालों में चल रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से जिस तरीके से घटना हुई है, उस घटना को लेकर सभी आहत हैं। स्थानीय राज्य मंत्री राजा महेंद्र शरण सिंह से लेकर ब्लॉक प्रमुख कृष्ण कुमार सिंह मुन्ना लगातार जो है इस घटना पर संज्ञान लिए हुए हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। अमेठी में एक समय ऐसा था कि रेल मार्ग से लेकर सड़क मार्ग सभी कुछ बाधित हो गया, और जिस तरीके से ये बाधित हुआ है। चलिए ठीक है आदित्य, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ठीक है, खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 2 बदमाश अरेस्ट किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि वांटेड आरोपी के पैर में गोली लगी है। अवैध तमंचा, बाइक और चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। तो गाजियाबाद में पुलिस ने 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 2 बदमाशों को घायल किया है और घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही मामलों में बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और चोरी का सामान भी बरामद किया है। पहली मुठभेड़ ट्रांस हिंडन जोन के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में हुई, जहां स्वाट टीम जो है वो अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने वांछित अपराधी को घेर लिया। बिना नंबर प्लेट की बाइक पर भाग रहे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसके पास से अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल और चोरी का सामान बरामद हुआ। दूसरी मुठभेड़ साहिबाबाद थाने की बताई जा रही। कौशाम्बी में स्वाट टीम तथा थाना क्षेत्र कौशाम्बी की पुलिस टीम के द्वारा लगातार ही स्नैचिंग तथा स्नैचिंग की घटनाओं पर रोकथाम लगाए जाने हेतु प्रभावी रूप से चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में 2/5 की पुलिया के पास एक बाइक पर 2 युवक सवार होते आते हुए दिखाई दिए। मौके पर उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इनके द्वारा अपनी बाइक को न रोकते हुए तेजी से जा रहे कच्चे रास्ते में। और चलिए एक बार फिर लिए चले यूपी विधानसभा की कार्यवाही सत्र में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं संबोधित। प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। अब उठा के देख लीजिए ना, एक एक मुद्दे पर जो आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, डीएमके का, वो हर मुद्दे पर था। मैं तो पिछले 9 वर्षों से सदन में उन सभी मुद्दों के हम गवाह हैं, और यह सदन तो आज से नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही उन मुद्दों का गवाह है जो आपके महिला विरोधी आचरण को प्रस्तुत करता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी
गरिमा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उस समय उठाए थे, और सबसे पहला अभियान चला था जनधन स्कीम का। आजादी के बाद पहली बार हुआ था जब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खोल सके। उस समय भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, दुष्प्रचार किया। क्या होता था उससे पहले? एक महिला जो बैंक में जिसका अकाउंट नहीं था, अगर सरकार की किसी लाभार्थी परक योजना से जुड़ती थी तो आधा भी उसको लाभ नहीं था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तो विधायक हैं, आप तो इस बात को जानते हैं कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो मिलती थी, आपके समय में 300 रुपये थी, उससे पहले 100 रुपया थी, और वह 100 रुपये में आधा पैसा केवल कमीशनखोरी का जाता था। समाज कल्याण विभाग का बाबू और उसके इर्द गिर्द की वो चंडाल चौकड़ी उस पैसे को खा जाती थी। वह लाभार्थी मुंह ताकता रहता था। पहली बार हुआ है स्वतंत्र भारत में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीरो अकाउंट खुला, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुला, उसको मार्जिन मनी देने की व्यवस्था की गई, और देश के अंदर 30 करोड़ नागरिकों के लिए बैंक अकाउंट खोले गए। आप लोगों ने तब भी मजाक बनाया था, तब भी आप लोगों ने इसका मजाक बनाया था कि साहब देखिए ये अपमान हो रहा महिलाओं का। कहां है 15 लाख रुपए? यही तो कहा था आप लोगों ने, ये मुद्दे उछाले थे। लेकिन कोविड कालखंड में आप याद करिए, शासन की योजना लाभार्थी परक अभियान के तहत सीधे हर नारी के बैंक अकाउंट में शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। दूसरा, जब 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सामान्य गांव हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, इन सबके सामूहिक रूप से स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जो साथ हर घर शौचालय का भी एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बनने थे 2 करोड़ 61 लाख शौचालय। पहले 2.5 वर्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 40 से 41 लाख शौचालय ही बन पाए थे, पहले 2.5 वर्ष में। और 2017 में जब डबल इंजन की एनडीए की सरकार यूपी में आई, हम लोगों ने अगले 1.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए थे प्रदेश में। 2 करोड़ से अधिक शौचालय। देश भर में 12 करोड़ शौचालय बने। आप लोग तब भी मजाक बनाते थे, तब भी हंसते थे कि शौचालय से क्या होगा। पांडे जी, आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति केवल अनुभव से ही वरिष्ठ नहीं है, संसदीय परंपराओं से ही वरिष्ठ है। आप लोग अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन आधी आबादी की प्रगति और उनकी गरिमा के सम्मान की रक्षा के लिए कभी संवेदनशील नहीं दिखाई देते। ये जो शौचालय थे, केवल शौचालय नहीं थे, ये शौचालय नारी गरिमा के प्रतीक भी थे, गांव की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, मोहल्लों की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, और बीमारियों को समाधान और उन्मूलन की भी महत्वपूर्ण पहल थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी आपके जनपद में तो सर्वाधिक होती थी, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। और मैं कह सकता हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई,
आज इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती है। ये हमने उन मासूम बच्चों को ही बचाया है। नारी गरिमा की रक्षा भी हुई, नहीं तो होता क्या था? होता क्या था फिर? गांव में आप पैदल नहीं चल सकते थे, महिलाएं बीमार होती थी, शाम के समय सड़कों पर महिलाएं जहां तहां शौच के लिए बैठी रहती थी और समाजवादी पार्टी के सोहदे वहां जाकर के छीटाकशी करते थे। ये दृश्य होता था, ये दृश्य था। लेकिन आधी आबादी की गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से वो व्यवस्था दिलाई। हर घर पानी दे। प्रस्ताव में आ रहा हूं ना, प्रस्ताव में रखूंगा उसी पे। अभी जब मैं उस पे आऊंगा फिर प्रस्ताव रखूंगा मैं। अभी उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं जिसका आप विरोध कर रहे थे, जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसी की मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं। नहीं, मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। आप लोग देखिए, वही तो मैं कह रहा था। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है। ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी प्रकार से आधी आबादी को देखिए, पहली बार आवास की सुविधा का लाभ भारत के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख गरीबों को एक आवास मिला है, एक लाभ मिला है। एक आवास का लाभ 65 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। और 65 लाख परिवारों को अगर आप देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले 1.5 वर्ष में, यानी समाजवादी पार्टी की 2.5 वर्ष तक सरकार थी, 2.5 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास आप नहीं बना पाए, बल्कि भारत सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते रहे। ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार आई, हम लोगों ने आने के बाद पिछले 9 वर्ष में 65 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए हैं और उन तबकों को भी आवास उपलब्ध करवाया है जिनके पास कोई आसरा नहीं था। और इनमें से ज्यादातर आवास महिला लाभार्थी के नाम से है, यानी महिला भी लाभार्थी हो सकती है और उसके नाम पे आवास हो सकता है। ये भी सुविधा उपलब्ध करवाई है, ये भी उनको सुविधा भी उपलब्ध करवाई। ऐसे ही आबादी की लैंड, आप तो जानते हैं गांव में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती है। ग्राम पंचायत आबादी की लैंड में उसको आवंटित करती है, पट्टा देती है, वो उसी पे अपना मकान बनाता है, लेकिन उसका मालिकाना अधिकार उसके पास नहीं होता है, कागज नहीं होता था। पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से, प्रधानमंत्री घरौनी योजना के माध्यम से उन गरीबों को जहां पे उसका मकान है उसका मालिकाना अधिकार भी मिलेगा और वह महिला के नाम पर होगा। ये पहली बार हुआ है। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, प्रदेश में अन्य दलों की सरकारें भी कर सकती थी, नहीं किए। और मैं कह सकता हूं कि आज डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने किया है और भारत के अंदर 3 करोड़ परिवारों को अधिकार मिला है और उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को केवल उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकार प्राप्त हुआ है। यह भी
महिलाओं के नाम पर ये सभी अधिकार पत्र जारी हुए हैं। प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के लिए उठाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कदमों में मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी, हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू की थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, एक गरीब परिवार बेटी की शादी के लिए चिंतित न हो, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। हमने तो बेटी कहा, हमने उसको भाजपा सपा में, भाजपा कांग्रेस या दलों में नहीं बांटा था, जाति में नहीं बांटा था। हमने कहा बेटी की शादी के लिए, वो बेटी कोई भी हो, प्रदेश की बेटी होगी, कन्यादान मां बाप के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधि भी जाकर के उसमें भागीदार बनेंगे, जनप्रतिनिधि भागीदार बनेंगे, जिलाधिकारी निमंत्रण पत्र छपवाएगा। ये पहली बार हुआ। ये लोकतंत्र ये है जहां जिले का सबसे बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, उनकी टोली उनका निमंत्रण पत्र छपवाती है और सामूहिक विवाह की योजना का लाभ मिल सके। 6 लाख बेटियों की शादी हुई है, तो 6 लाख, और समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था इस स्कीम का। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, आप तब भी विरोध किए थे। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जब बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी स्नातक तक कर सके, समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया। हम 25,000 रुपए पैकेज दे रहे हैं, 26 लाख बेटियों को योजना का लाभ मिल रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना की स्कीम हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना की स्कीम हो, ये सभी ऐसे कार्यक्रम थे जो वेलफेयर स्कीम के साथ जुड़ते हुए उन्हें स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर कर रही थी। प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की स्कीम, ये ढेर सारी ऐसी स्कीम थी जिसके माध्यम से नारी स्वावलंबन के कुछ आदर्श प्रस्तुत हुए। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम स्टार्टअप की स्कीम लागू होने के बाद 20,000 से अधिक स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की स्कीम के अंतर्गत जो अभियान प्रारंभ हुआ, उसके कारण आधे स्टार्टअप यूपी के अंदर महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। ये जब किया गया तब, पहल हुई है तब। उज्ज्वला योजना में आप लोग केरोसिन भी ब्लैक कर देते थे, और आज कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़ जाते थे। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। उम्र का ध्यान रखें। लेकिन कनेक्शन की समस्या थी। बेटी की शादी है, किसी परिवार को इच्छा होती थी कि बेटी को मैं एक सिलेंडर दूं, कांग्रेस की सरकार नहीं देने देती थी, समाजवादी पार्टी डंडा मारती थी, और बाकी तो जो होना था सब होता था। आप देखे होंगे देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 10 करोड़, जो कांग्रेस की सरकार में 25,000 से लेकर 50,000 में ब्लैक होते थे।
इंडी गठबंधन की सरकार में यूपीए की सरकार थी, उसी का नया रूप इन्होंने गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं ना, यूपीए से जब देखा कि अब यूपीए से काम नहीं चला तो उसको इंडी गठबंधन कर दिया। इंडी गठबंधन की सरकार उस समय जो यूपीए के नाम पर थी, उस समय 25,000 से लेकर 50,000 में बिकता था और फ्री में मोदी जी ने 10 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 50 करोड़ महिलाओं को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने दिया और 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह वेलफेयर की वे स्कीम है जो पिछले 12 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आगे बढ़े। लखपति दीदी की स्कीम 3 करोड़ महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, गांव में बैंकिंग लेन देन का काम कर रही हैं, बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में बुंदेलखंड में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर हो या आगरा का मिल्क प्रोड्यूसर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर महिला स्वावलंबन का आदर्श प्रस्तुत कर रही है। और कौन ऐसा सेक्टर है जिसमें आज भारत की नारी अपना लोहा न मनवा रही हो? हर एक सेक्टर में, और डिफेंस का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो या फिर किसी भी अन्य सेक्टर में, समाज के हर एक क्षेत्र में जब वह नेतृत्व दे रही है, लेकिन इस नेतृत्व के साथ साथ उसके पास राजनीतिक ताकत भी आए, नीति निर्धारण में भी वह मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। इसमें सबसे बड़ी बाधा आप लोग बने हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के उस संशोधन को जो 2029 से लागू होना था, उस संशोधन का आप लोगों ने लोकसभा में विरोध किया और उसी के लिए आज हम सब यहां पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि जब महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का, अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का लोहा मना रही हैं, बेहतरीन नेतृत्व दे रही हैं, तो फिर आप लोग क्यों उसमें बाधक बन रहे हैं? क्यों बाधक बन रही हैं? वेलफेयर स्कीम से लेकर के अब वे समाज में नेतृत्व की सामर्थ्य भी विकसित कर सके, इसके लिए उनको अधिकार मिलना चाहिए। और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास के लिए सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कदमों के प्रति, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने के लिए 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया और जब 29 में इसको लागू करने के लिए एक आवश्यक प्रस्ताव लेकर के आए तो उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ये सभी दल उसमें बाधक बन गए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आप सबका चेहरा तो बोलने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। आप लोग यही सब करते रहे हैं, अनावश्यक मुद्दे से उसको नैरेटिव को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रदेश ही नहीं देश आपकी इस हरकत को जानता है, एक एक कारनामों को जानता है। और खासतौर पर जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी
कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, और वहां आगे बढ़े। आज भी भारत की संसद में अब तक की सबसे बड़ी संख्या 15% महिलाएं भारत की संसद में पहुंच पाई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये 11-12% तक ही सीमित है। अगर इसी संख्या को हम बढ़ा करके 33% अनिवार्य रूप से कर लें और कुछ अन्य महिलाएं भी अगर आएंगी तो वह संख्या 35 से 40% तक पहुंच सकती है, जो आधी आबादी के अनुरूप मिलने वाले उनके अधिकार के साथ साथ महिलाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके। देश आभारी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले वेलफेयर स्कीम के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आपने याद देखिए, आप लोगों की विडंबना है कि आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाई जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। अब उठा के देख लीजिए ना, एक एक मुद्दे पर जो आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, डीएम। तो यूपी विधानसभा सत्र के बाद अब लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में, जहां सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी गहरी रुचि थी। वनवासी कल्याण आश्रम की सरहुल समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आदिवासी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे वरिष्ठ, सरल और समर्पित जन नेता का निधन न केवल जसपुर अंचल बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रीमती मोहसिना किदवई का सार्वजनिक जीवन प्रेरणादायी और जन सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। छत्तीसगढ़ से भी उनका निकट का संबंध रहा। वे वर्ष 2004 से 2016 तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रहीं। उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 कार्यकाल पूरे किए। उनका पहला कार्यकाल 2004 से 2010 तक और दूसरा कार्यकाल 2010 से 2016 तक रहा। स्वर्गीय श्रीमती किदवई उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहीं। सहज सरल व्यक्तित्व की धनी स्वर्गीय श्रीमती मोहसिना किदवई जी ने अपने कार्यों और अनुभवों के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे जीवन भर सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करती रहीं। लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो योगदान दिया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक बार लगभग पहला दिन सत्र का हम लोगों के लिए एक दुखद घड़ी आती है
जब हम लोग अपने साथियों के, पूर्व साथियों के बिछड़ने की चर्चा करते हैं। जगेश्वर राम जी जसपुर जिले के, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का जिला है, वहीं के रहने वाले थे और 2008 में यहाँ आए थे। एक सीधे साधे सरल इंसान जो कम से कम आदिवासी समाज की पूरी पहचान लेकर यहाँ उन्होंने जनता की सेवा को ही अपना समय दिया। यहाँ आते भी रहे तो पूरा अपनी धार्मिक, अपनी आदिवासी संस्कृति के साथ बैठते थे और पूरी तरीके से आदिवासियों को ही बात, उनके उत्थान की बात और उनकी उन्नति की बात करते थे। और बहुत जल्दी चले गए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनने सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में जो काम किया और अखिल भारतीय वनवासी परिषद के नाम से जो ज़मीन में, जंगल में घुसकर काम करते थे, वो निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी को सीखना चाहिए। और खुशी की बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि उन्होंने 50.18% के साथ अपना चुनाव जीता था। ऐसे दुर्लभ क्षेत्र में, खैर दुर्लभ तो अब नहीं रहा क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहाँ के अब निवासी हैं तो बाद में ठीक हो जाएगा, मगर एक ऐसे क्षेत्र से आए जो काफ़ी कुछ काम करने की जहाँ ज़रूरत है। मैं चाहूँगा ईश्वर उनके परिवार को संबल प्रदान करे। मैं प्रार्थना करता हूँ और ये भी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने दिव्य ज्योति में लीन कर चिर शांति प्रदान करें। मोहसिना जी की दुआई हमारे लिए तो एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रही हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, सांसद के रूप में काम किया और विशेष करके हमारे महामंत्री प्रभारी छत्तीसगढ़ के रूप में काम किया। और उनका 3 बार लोकसभा में आना, वो भी मेरठ जैसे कठिन क्षेत्र से, लगता है कि निश्चित रूप से वो जमीनी एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। वो हमारे यहाँ से राज्यसभा भी सदस्य रहीं और हम लोग उनको बहुत स्नेह से देखते थे और हम लोगों के मन में उनके प्रति एक मातृभाव था। वो इंदिरा जी के नज़दीक थी, वो राजीव जी के नज़दीक थी। एक पारिवारिक सदस्य के रूप में उन्होंने यहाँ काम किया। उनके जाने से हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा दुख हुआ, मेरठ के लोगों को हुआ होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को हुआ होगा, मगर छत्तीसगढ़ के लोग भी काफ़ी दुखी रहे क्योंकि उनका जो मातृत्व भाव है वो बार बार देखने को नहीं मिलता। आज हम सब लोग उनके जाने से दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके पूरे परिवार को और उनके स्वजन, उनके चाहने वाले लोगों को ऐसा संबल प्रदान करें कि इस दुख को सह सकें और भविष्य में इसी तरह की महिलाएं हमारे बीच आती रहें जो समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें और हम सब लोगों को एक सीख दे के जाएँ। आज मैं इनके निधन के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने शरण में उनको स्थान दें और पुनः उन जैसे महान व्यक्तित्व की आगमन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। सर, मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्रवाई कुछ देर सदन मौन धारण करेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।